माध्यम से रोशनी आ रही है तो वो रोशनी अलग अलग जगह जाती है, जिससे हमें कभी वो रोशनी किसी जगह से आती दिखती है, कभी किसी जगह से। इसीलिए वो सारे इसी पे बेस्ड हैं कि जब माध्यम बदलता है प्रकाश का तो उसकी किरण अपना रास्ता बदल देती है। उसी को हम यहाँ पे करके देखेंगे अपने पास। जब यह विरल माध्यम से कैसे बदलती है, ये एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। विरल माध्यम क्या होता है, जिसमें कम उसकी डेंसिटी कम है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जैसे हम अभी देखेंगे कि यहाँ पर इस किरण को, ये विरल माध्यम हवा है, ये एयर है, हवा से ये शीशे में जाएगी, ग्लास में, जो अभी हम स्लैब देखेंगे, ग्लास स्लैब, उससे में जब ग्लास में जा रही है, ग्लास शीशे का माध्यम सघन है और इसका माध्यम विरल है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम पे जाने पर अभिलंब कौन सा है, ये वाला जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, वो अभिलंब है, सीधी रेखा, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ गई, तभी इसका कोण कम हो गया। दूसरी बार फिर देखेंगे, अब ये शीशे से बाहर जा रही है, दूसरे एंड में ये ग्लास से बाहर हवा में जा रही है। जब हवा में जा रही है तो देखिए इसको जाना था इधर, यहां पर, और ये मुड़ गई है आगे की तरफ, तो ये अभिलंब से दूर चली गई। तो यही है कि सघन से, विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ती है और सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से परे जाती है। ये आप अपना याद करने के लिए आसानी से कर सकते हैं कि अगर हम किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके से किसी खाली इलाके में जाएंगे तो हम ऑब्वियसली भीड़ भाड़ वाले इलाके में सीधे चलेंगे बिल्कुल, अगर खाली रोड पे चलेंगे तो हम टेढ़े मेढ़े भी चल जाते हैं कई बार। ऐसे ही अगर हम खाली रोड पे जा रहे हैं तो हम टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, अभिलंब से दूर जा सकते हैं नॉर्मल से। लेकिन जब हम सघन में आ जाते हैं, भीड़ में आ जाते हैं, तो हम बिल्कुल सीधे होकर चलते हैं, क्योंकि वहां जगह ही नहीं है इधर जाने की। तो उसी को आप, ये इसका कोई फंडा नहीं है, पर इसको आप याद कर सकते हो इस तरीके से कि जब हम विरल से सघन में जाते हैं तो नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल की तरफ हो जाते हैं। जब सघन से विरल में जाते हैं तो नॉर्मल से परे जाने लगते हैं। तो ये इसको हमने याद करना। इसको हम एक्सपेरिमेंट से समझेंगे ये क्या है। ये आपकी एक कांच की पट्टिका है, आयताकार इसकी शेप है। इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को देखिए आप, लेंथ ज्यादा है, ब्रेड्थ कम है, चौड़ाई ये ज्यादा है लंबाई और ये कम है चौड़ाई। तो उसी हिसाब से हम इसको ले रहे हैं। इसको हमने रखना है, सबसे पहले हमने कांच एक लिया, हमने लकड़ी का फट्टा या बोर्ड, उसके ऊपर हमने एक शीट लगाई ड्राइंग की। ड्राइंग शीट के ऊपर हमने ये 4 पिन लगाए हैं ड्राइंग के, ताकि ये शीट हिले ना। उसके बाद हमने ये कांच की पट्टिका ली, आयताकार पट्टिका, ग्लास स्लैब जिसको बोलते हैं, इसको हमने रखा। उसके बाद मैंने इसकी बाउंड्री ड्रॉ की है यहाँ पे ऐसे। बाउंड्री ड्रॉ करने का या इसकी जो परिधि है वो क्यों हमने ड्रॉ की, ताकि अगर मैं यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, गलती से मेरा हाथ लग जाए, ये हिल गई, तो आपका एक्सपेरिमेंट पूरा चेंज हो जाएगा। द्वारा हम इसको इस पे कभी भी रख सकते हैं, इस बाउंड्री के ऊपर। उसके बाद अगर आप यहाँ देख रहे होंगे, इसके ऊपर अगर हम देखें तो ये रेखा यहाँ जा रही है, यहाँ आपको साफ दिख रहा है कि ये रेखा टेढ़ी हो गई, फिर यहाँ से फिर बाहर निकल गई। अब मैं इसको दिखाता हूँ कि एक्सपेरिमेंट को आप करना कैसे है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको हटा देंगे जब आपने बाउंड्री बना ली। उसके बाद आप स्केल से एक रेखा खींचेंगे, ऐसे सीधी रेखा हमने यहाँ पे खींच ली, और यहाँ एक लंब खींचेंगे। डी की सहायता से 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। डी आपकी जो प्रोटेक्टर है उससे 90 डिग्री का कोण बनाया, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। इसी बिंदु को, इस बिंदु को हम बोलेंगे अपतन बिंदु। इस अपतन बिंदु पे हमने अपतन रेखा बनाई है एक, ये अपतन किरण है, इसलिए ये ग्लास स्लैब के अंदर जा रही है, तो एरो हम जिस तरफ जा रही है उस तरफ हम तीर का निशान बनाते हैं। उसके बाद हमने यहाँ कुछ बिंदु लिए हैं, पी बिंदु हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने लगाए 2 पिन, ऑल पिन जो लगाए हैं हमने, यहाँ ऑल पिन लगा के, इसको हाथ से आप ऐसे ऑल पिन को लगा सकते हैं दबा के। सीधे वाले जो भी पिन हैं उनको आप लगा देंगे इसमें बिल्कुल, और इनमें ध्यान रखें कम से कम 5-6 सेंटीमीटर की दूरी हो, एक साथ में लगाने, 5-6 सेंटीमीटर की दूरी। उसके बाद आपके पास निशान बन जाएंगे यहाँ पे गोल, उन गोल निशान के आसपास आप इनको हटा के बाउंड्री बना लेंगे, ताकि आपको याद रहे कि ये कहाँ पे थे। इसके बाद ये कोण का भी ध्यान रखना है, जो कोण इसमें लिया हमने, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो हमने लिया है यहाँ पे, ये आई जो है ये 30 से लेके 60 के बीच का लेना है। 30, 40, 35, 45, 50 इतना ले सकते हो। अगर आपने ज्यादा ले लिया तो ये सामने वाली रेखा आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उसका कोण इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो रेखा बाहर जाएगी हमारे एरिया से। तो ये आपने यहाँ बना लिया। ये पिन लगाने के बाद हमने क्या करना है, रेखा हमने खींची, पिन लगाए हुए हैं, पिन की बाउंड्री बना ली, ग्लास स्लैब को जहां थी वहीं रख दें। फिर हम 2 पिन और उठाएंगे, जिनको हम देख के उधर लगाएंगे कि उधर की तरफ से वो कहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, जिसमें हमने यहाँ देखा कि सामने उन पिन, जो पिन हमने लगाए, उनके पैर हमें कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। उन दोनों पिन को एक सीध में होना चाहिए, उनके पैर एक सीध में आएंगे, तो उन्हीं के पैर यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं।
वहीं आप निशान लगाएंगे। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ तो मुझे पैर दिखाई दे रहे हैं उनके, तो उसी पैरों के पास मैं निशान लगाऊंगा। इसका मतलब ये है कि जो उनसे प्रकाश आ रहा है, पिन से टकरा के प्रकाश आ रहा है, वो प्रकाश हमें इधर दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ प्रकाश दिखाई दे रहा है, प्रकाश के कारण ही हमें कोई चीज दिखाई देती है। तो उसके पैर जो हमें दिखाई दे रहे हैं इस स्लैब में से निकलते हुए सामने इमेज, तो वो प्रकाश के कारण दिखाई दे रही है, ये प्रकाश की किरण को दर्शा रहे हैं। तो ये पिन हमने लगा दिए। उसके बाद उसी प्रोसेस को दोहराएंगे, हम ग्लास स्लैब को हटा लेंगे। इसका काम पूरा हो चुका है। जो पिन के निशान थे उनके ऊपर हम पेंसिल से 2 गोले बना लेंगे, जिनको हम यहाँ नाम दे दिया मैंने G और H, क्योंकि यहाँ EF दिए थे, यहाँ GH दे दिए, साधारण सी चीज़ है। उसके बाद हम यहाँ पे भी लंब बनाएंगे, यहाँ एक लंब बनाएंगे स्केल की सहायता से, जिस बिंदु पे ये निकले थे। इसको हम बोलते हैं निर्गत बिंदु या इमरजेंस पॉइंट। यहाँ से ये रेखा बाहर आई, ये रेखा प्रकाश की किरण पहले अंदर गई ग्लास स्लैब से, ग्लास स्लैब के अंदर इसका यहाँ इस पॉइंट पे अपवर्तन होकर ये सीधी चलती गई, क्योंकि एक ही माध्यम है, ये कांच में से जा रही है। अगर मैं यहाँ कांच रख दूँ तो यहाँ से ये हवा में थी पहले, हवा से ये कांच में गई, कांच में ये एक ही सीधी रेखा में जा रही है, आपको दिखाई दे रहा है ऐसे, रेखा यहाँ दिख रही होगी, वो सीधी रेखा में जा रही है, फिर कांच से बाहर निकल रही है तो निर्गत हो रही है वहाँ से, फिर हवा में जा रही है। तो अब हम देखें कैसे कैसे इसमें एंगल बदल रहा है। हमने करना क्या है, यहाँ एक लंब खींचा है, यहाँ एक लंब खींचा, यहाँ पे एंगल आई है अपतन कोण, क्योंकि यहाँ अपतित किरण इससे टकरा रही है, ये अपतन बिंदु है। अपतन बिंदु पर जो कोण बन रहा है अभिलंब और अपतित किरण के बीच में, वो है आपका एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर यहाँ पे आपके पास ये अपवर्तित हो गई है, अपवर्तित किरण जा रही है इसके अंदर, यहाँ पे एंगल आर बन रहा है लंब अभिलंब के साथ और अपवर्तित किरण के साथ। बाहर जाने पर ये निर्गत किरण बोल देते हैं हम इसको, यहाँ भी अपवर्तन हो रहा है, दूसरा अपवर्तन हो रहा है, ये इसके लिए अपतित किरण हो गई, यहाँ टकरा रही है, उसके बाद ये नॉर्मल से परे जा रही है। अब हम जो चीज हमने पढ़ी थी वो देखें, ये अभिलंब से था 30 डिग्री एंगल में आ रही है, यहाँ कम हो गया एंगल, कोण यहाँ पे कम हो गया, क्योंकि ये सघन से विरल से सघन में जा रही है, तो ये नॉर्मल की ओर चली गई। जाना इसको यहाँ था सीधा, और ये चली गई है नॉर्मल की तरफ, अभिलंब की तरफ। ऐसे ही बाहर निकलते वक्त ये कांच से हवा में जा रही है, कांच सघन माध्यम है, हवा विरल माध्यम है, तो सघन से विरल में जाने पर ये उससे अभिलंब से परे हो गई। अब हम अभिलंब कहाँ बनाएंगे, जिस बिंदु पर किरण है उसी टकरा रही है किसी सरफेस पे, जो माध्यम बदल रहे हैं उस बिंदु पर हम वहां पे अभिलंब बनाएंगे। तो ये दिख रहा है कि अभिलंब से परे जा रही है, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ई, जब ये बाहर जा रही है। ई इंग्लिश में इमरजेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं निर्गत। तो ये निर्गत कौन है, ये आपका अपवर्तन कोण है और ये आपका अपतन कोण है। अपतित किरण अभिलंब के साथ अपतन कोण बनाती है, अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ अपवर्तन कोण बनाती है, और यहाँ आपका निर्गत कोण है। इन तीनों की वैल्यू से हम अंदाजा लगाएंगे। इसी एक्सपेरिमेंट को हम 3-4 बार करेंगे अलग अलग शीट पे अलग अलग एंगल से। यहाँ 30 लिया है, इसके बाद हम यहाँ 40 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम अलग अलग बनाएंगे। फिर इन एंगल्स को मेजर करेंगे। इस एंगल को ये तो हमने खुद लेना है, डी की सहायता से बनाना है। यहाँ हम मेजर करेंगे ये एंगल कितना आया आर और ई कितना आया। उसके बाद हम बनाएंगे एक टेबल। ये टेबल आपके सामने बना हुआ है। यहाँ हमने सीरियल नंबर क्रम संख्या लिखी है, 1 2 3 4 रीडिंग हमने लेनी है अप्रोक्सीमेटली। आई हमने अपने आप लिए 30 डिग्री लिया था अभी, फिर हम 45 ले लें, फिर हम 50 ले लें, ऐसे अलग अलग आप ले सकते हैं। यहाँ पे 50 ले सकते हैं, यहाँ 40 ले सकते हैं, तो अलग अलग कोण चेंज कर लेंगे अपने हिसाब से। फिर उसको जब देखेंगे यहाँ कितना कोण आ रहा है, तो आपका जो रिजल्ट है वो आप इंटरप्रेट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि रिजल्ट इंटरप्रेट करने पर आपको आएगा आर एंगल जो है वो आई से कम आएगा, आर इज ऑलवेज लेस देन आई। अगर क्या है वो सघन से विरल से सघन में जा रही है, तो अगर सघन से विरल में जाएगी तो अगर उल्टा होता कि हम कांच के अंदर तो रख नहीं सकते पिन, अगर सघन से देखते तो वो बड़ा आता। तो ये छोटा आ रहा है क्योंकि यहाँ विरल माध्यम है और यहाँ सघन माध्यम है, तो आर छोटा आएगा आपके एक्सपेरिमेंट में जो हम यूज कर रहे हैं, और ई जो है बाहर निकलते हुए ये बराबर हो जाएगा। और दूसरा ये वाली जो किरण होती है ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी, निकलने के बाद ये दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल। वैसे आपके इसमें सिलेबस नहीं है, फिर भी आपको बता देते हैं। ये जो कितना है इसको बोलते हैं हम लेटरल शिफ्ट। ये पृष्ठीय अपवर्तन है कि कितना ये शिफ्ट हो गया, यहाँ से जाना था इसको यहाँ पे अगर सीधी जाती, लेकिन मुड़ गई है इधर को, तो ये शिफ्ट है। एंगल जो है वो ये वाला और ये वाला
आई एंगल और ई एंगल बराबर होगा। आर एंगल जो है वो आई से छोटा होगा। उससे हमारा सिद्ध होता है कि जब हम यहाँ जा रहे हैं, विरल से सलन में गए थे, तो ये एंगल ये दूर था और ये यहाँ से इसी रेखा के ये एक ही रेखा जा रही है, इस रेखा से यहाँ पे ये लाइन दूर थी, प्रकाश की किरण, यहाँ प्रकाश की किरण पास में आ गई। लेकिन जब ये फिर विरल से सघन माध्यम से विरल में निकली बाहर, तब ये यहाँ ये पास में थी और यहाँ ये देखो कोण बढ़ गया, तो इसका मतलब ये दूर चली गई है। तो ये हो गया दूसरा। हम इसमें दूसरे नियम को देखें तो ये देखिए आपकी ये सारी किरणें, एक ये है आपकी अपतित किरण, ये है अभिलंब और ये है अपवर्तित किरण, तीनों एक ही प्लेन में है, मतलब एक ही शीट पे आती हैं। ये ऊपर नीचे नहीं होंगी, ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, ये एक ही प्लेन पे एक ही शीट पे आ रही हैं, इस तरह की शीट पे। अगर इसको हम देखें कि ये रेखा ऊपर चली जाए, ऐसे नहीं जा रही, इसी शीट में है, तीनों जा रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक तल। तो ये तीनों रेखाएं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों रेखाएं एक ही तले में रहती हैं, एक ही प्लेन में रहती हैं। ये दूसरा नियम है। ये दोनों नियम हमने सिद्ध किए इसमें। इसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि साइन ऑफ आई और आर भी निकाल सकते हैं। जहां भी आप निकालेंगे ये रेशियो, ये कांस्टेंट एक ही आएगी। जब एक ही ग्लास स्लैब है उसके लिए ये सेम आएगी हर बिंदु पे। जब यहाँ पे जो एंगल आएगा और ये एंगल आएगा, इनकी साइन की रेशियो, साइन आपने सुना होगा, तो साइन की रेशियो सेम आएगी, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तन सूचक, अपवर्तनांक भी बोलते हैं इसको। ओके।